हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी और आज आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर, चौथा वीडियो। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोध टॉपिक के बारे में, रेसिस्टेंस टॉपिक के बारे में। तो हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस होता क्या है। इस टॉपिक को हम लोग पहले क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हम लोग वहाँ से उसको डिस्कस किए थे और वहाँ से हम लोग देखे थे कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जो होता है किसी भी कंडक्टर से, वही करंट कहलाता है। यानी किसी भी कंडक्टर से जो भी प्रति एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे थे ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में देखे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जिसको अनुगमन या संवहन वेग बोला जाता है। और ये हम लोग का चौथा वीडियो है इस चैप्टर 3 का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। जैसा इसका नाम है, इसके बारे में आप लोग जैसा कि पहले से जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे। रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। ध्यान समझना है, ये क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है और ये उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करता है। ध्यान समझते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का एक गुण होता है विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? तो इट इज द प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी हो जाता है, गुण आ जाता है। कैसा गुण? तो वो क्या करता है, तो उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट यानी कि जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसको रेसिस्ट करने का काम करता है, उसको अपोज करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम बस यही समझेंगे कि प्रतिरोध का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करना, उसको अपोज करना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आर। रेसिस्टेंस को हम लोग आर से दिखाते हैं। हम लोग अभी इससे पहले पिछले वीडियो में ओम्स लॉ पढ़े थे और ओम्स लॉ से हम लोग देखे थे कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है और जब ये साइन को हम रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को तो V इक्वल टू IR लगाए थे और यही R जो था वो R इज कांस्टेंट। ये क्या था? कांस्टेंट था और इसी को हम लोग क्या बोले थे? तो कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसी R को रेसिस्टेंस बोला गया था। ध्यान समझते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे ओम्स लॉ में कि यहाँ पे जो R टर्म आया था वो क्या था? एक कांस्टेंट टर्म था, एक नियतांक था और उसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग रेसिस्टेंस बोले थे। हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए रेसिस्टेंस को, तो यहाँ से पता चला कि जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा वो प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग R से और R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू V/I। R इक्वल टू V/I कहाँ से देख लीजिए? यहाँ से ओम्स लॉ से। यहाँ पे R निकालना है, V आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा V/I, यानी R इक्वल टू कितना होता है? V/I। यानी कि रेसिस्टेंस को जो है आप एक अनदर फॉर्म में भी उसको आप डिफिनेशन उसका लिख सकते हैं। अदर वर्ड इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टेंस को V/I के फॉर्म में। यानी यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि ये क्या रेशियो है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के रूप में। किसका किसका? तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग, पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा और जो उसका पोटेंशियल होगा, उस दोनों के रेशियो से भी हम रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। कुछ बेसिक बात है जो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख ली कि रेसिस्टेंस जो होता है एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। यानी किसी भी कंडक्टर में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है, उसको धीमा कर देता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं R से। हम लोग ओम्स लॉ में देखे थे V प्रोपोर्शनल टू I और वहां V इक्वल टू IR।
वहां पे आर क्या था, एक कांस्टेंट था और उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोले थे। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू वी बाई आई, उसको डिफाइन कर सकते हैं अदर वर्ड में क्या, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका किसका, भी का और आई का। भी का मतलब पोटेंशियल किसमें, तो किसी कंडक्टर में, और आई का मतलब करंट फ्लोइंग किसमें, तो कंडक्टर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। आगे हम लोग यहां से देखेंगे रेसिस्टेंस के बारे में कुछ और बात, इसको आप लोग यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहां से, ठीक है, आर इक्वल टू वी बाई आई। यहां पे रेसिस्टेंस के बारे में जब बात करेंगे तो इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और ये होता है ओम का सिंबल, यानी इसका मात्रक क्या है, ओम है। रेसिस्टेंस को हम लोग ओम सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम सिंबल से दिखाते हैं उसका मात्रक को। ठीक है, आगे जो है इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका वीमीय सूत्र क्या होता है, वी मा क्या होता है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml स्क्वायर टी का पावर -3 और a का पावर -2। ये आप याद रखेंगे, क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हम लोग सीखे भी हैं, आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, ml स्क्वायर टी का पावर कितना, -3 और a का पावर कितना है, -2। ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हमसे पूछ दे, ध्यान समझना है, अगर हमसे पूछ दे कि डिफाइन 1 ओम, यानी आपको 1 ओम डिफाइन करना है कि 1 ओम कितना होता है। ध्यान समझना है, 1 ओम आपको डिफाइन करना, डिफाइन आप कैसे करेंगे, तो 1 ओम के लिए जो है अगर किसी भी कंडक्टर से, पर्टिकुलर कंडक्टर से, अगर उसमें पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। ध्यान समझना है, ये R इक्वल टू वी बाई आई था, अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो रेसिस्टेंस 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। कैसे, क्लियर है, R इक्वल टू वी बाई आई में अगर V भी 1, I भी 1 तो R भी 1 या रेसिस्टेंस भी 1। क्लियर है, यहाँ से हम लोग पहले 1 कूलम को भी इस तरह से हम लोग डिफाइन किए थे, यानी अगर 1 कूलम 1 ओम अगर किसी चीज को 1 के फॉर्म में डिफाइन करना है, अगर ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 ओम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा, और करंट फ्लोइंग अगर 1 एम्पियर होगा तो क्या होगा, 1 ओम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस में कि काउज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, यानी रेसिस्टेंस का कारण क्या है। ठीक है, हम लोग बहुत ही बेसिक बात करेंगे, बहुत नॉर्मल में समझेंगे कि रेसिस्टेंस का कारण क्या है। देखिए हम लोग बात करते हैं काउज ऑफ रेसिस्टेंस का, यानी रेसिस्टेंस का क्या कारण है, काउज ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का कारण क्या है, मतलब रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टर्म है, बहुत आसान है, एकदम हलवा समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम लोग प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक कंडक्टर, एक चालक है जिसका लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको हम लोग किसी बैटरी से जोड़ दिए, एक बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए तो एगो प्लस और एगो माइनस, यानी कि ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ेंगे क्या होगा, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले से जो था वो फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था, पहले से इधर उधर घूम रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे वेन इसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी जैसे ही इसको हम पोटेंशियल देंगे, अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उसको अच्छे से देख लेंगे, ये टॉपिक वहाँ पे हम अच्छे से क्लियर किए हैं। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप समझ लेंगे कि जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, इसलिए उसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे ही इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन होता है सर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिविटी की तरफ। क्लियर है, माइनस किधर आएगा, प्लस की तरफ, और ये इधर क्या करेगा, इधर मोशन करना स्टार्ट कर, जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसमें, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर मोशन करने के दौरान पूरा इलेक्ट्रॉन जो है माइनस में है, वो चाहेगा हम प्लस इंड की तरफ आ जाए, माइनस चाहता है किधर प्लस की तरफ जाना, चाहेगा पॉजिटिव इंड में आ जाए, और आने के समय क्या करेगा, इसमें जितना भी आयंस मौजूद है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा, इसमें प्रेजेंट आयन के साथ कोलिजन करेगा, और क्योंकि यहाँ पे इधर आने का एक होड़ हो जाएगा, सब चाहेगा हम पहले जाएं, तो क्या होगा वहां पे, इसमें बीच में कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ, इलेक्ट्रॉन का इसमें प्रेजेंट एटम के साथ,
और इस कोलिजन के कारण क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है, यानी जो इसके अपोजिट साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब कोलिजन होगा तो वो वीक पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा और यहां से रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहां तक पद समझ में आया, बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के दौरान यानी ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगा, इसमें प्रेजेंट आयंस के साथ कोलिजन करेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव एंड की तरफ आना चाहता है तो इधर कोलिजन के साथ क्या होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। रेसिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, एक गुण होता है चालक का, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है, वहां पे ऑब्स्टेकल यानी कि क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां तक हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्या करेगा, बैटरी से जोड़ने के बाद कोलिजन होगा और यहाँ पे काउज ऑफ रेसिस्टेंस यानी यही इसका कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो समझते हैं कि जब ये मोशन किया, कोलाइड किया, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से समझते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या है, तो जब ये इधर हम लोग पढ़े सर V प्रोपोर्शनल टू I पढ़े हैं सर, या V इक्वल टू IR भी पढ़े हैं, या R इक्वल टू V बाई I भी पढ़े हैं। हम लोग इस तीनों फार्मूला की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं। सर जब इसको हम लोग पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल कहाँ से, तो बैटरी से बढ़ा रहे हैं, बैटरी से पोटेंशियल बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा। तो करंट तो बढ़ रहा है, क्लियर है। जब इस साइन को हटाया तो यहाँ पे R एक रेसिस्टेंस टर्म आया था और R इक्वल टू क्या है, तो सर V बाई I है। R इक्वल टू क्या है, V बाई I है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस यहाँ पे जब बढ़ेगा तो क्या, करंट का वैल्यू कम होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ क्या होगा, करंट का वैल्यू कम होगा, आई कम होगा, यानी अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर करंट कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ेगा। यानी यहाँ पर जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उस केस में जब ये इंक्रीज कर रहा है तो आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आयन के साथ कोलिजन हो रहा है। कोलिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं। पोटेंशियल देने के बाद कंडक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन उसमें जितना भी प्रेजेंट है, जो पहले से रैंडम मोशन कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो सब का सब माइनस प्लस की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। और यही कारण है किसका, रेसिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होने का। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो यहाँ तक इस टर्म को आप अच्छे से समझ लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। हम अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस तथ्य पर यानी किस किस फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी किसी भी चालक में जो रेसिस्टेंस होगा, डिपेंड्स अपॉन यानी कि वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले उसको समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। तो पहला जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज directly proportional to the length of conductor, to the length of conductor। यानी जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। पहला क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के, लंबाई के, कंडक्टर के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इफ वी विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर देन रेसिस्टेंस आल्सो विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है। आगे जो होता है सेकंड फैक्टर वो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R कितना होता है, 1/a का डायरेक्टली, यानी कि 1/a के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यानी जब हम एरिया को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एरिया वाला। तो जब हम मोटा तार लेते हैं इसका एरिया ज्यादा होता है, जितना मोटा तार उतना रेसिस्टेंस कम, यानी आराम से करंट फ्लो करता है। पतला तार लेंगे, करंट को फ्लो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कम करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से दिख रहा है एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे यानी फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को, तो आपको मिलेगा क्या, R प्रोपोर्शनल यहाँ पर L और बाई A। क्लियर है, R प्रोपोर्शनल L और बाई A।
एल लेंथ के लिए और एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हो गया यहाँ पर ये ए, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, इक्वल टू देंगे, और जब इक्वल टू देंगे तो कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, और वह नियतांक है रो, एंड रो इनटू एल बाई ए, और ये जो रो है वो क्या है, इस रो को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यही जो है रेसिस्टिविटी कहलाता है। रो क्या है यहाँ पर, रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है रेसिस्टेंस में यहाँ पर ये, और इसी को रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि रेसिस्टेंस जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, लंबाई पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जो हम लोग देख रहे हैं इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज का होता है, जो बेसिक बात है रेसिस्टेंस के लिए। जब हम लोग दोनों को कंबाइन किए तो पता चला यहाँ पर एक नया वर्ड मिला हमको, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो आगे हम डिफाइन करने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रेसिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। यहाँ से आप लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो दोनों एक ही टर्म है, वो क्या होता है। हम लोग डिफाइन किया रेसिस्टिविटी को, इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग अभी देखे थे जस्ट कि R जो आया था वो इक्वल टू आया था रो इंटू एल बाई ए, ये हम देखे थे दो फैक्टर पे, लेंथ पर और एरिया पर, और वहां पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यानी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किए थे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमको मिला था रो, इसी रो को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, बोल रहा है कि R इक्वल टू, अगर आप यहां से निकालें, ध्यान समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू ए, ये L आ जाएगा नीचे, और इक्वल टू क्या, रो हमको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए आ गया साथ में और एल आ गया नीचे, इक्वल टू रो। अब डिफिनेशन कर रहा है कि हैविंग यूनिट लेंथ, यानी अगर लेंथ का वैल्यू एक होगा, यूनिट होगा, एकांक होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक होगा, यूनिट होगा, यानी कि अगर ये भी एक ये भी एक, तो यहां से आपको क्या दिखेगा, R इक्वल टू, यानी रो और R दोनों बराबर होगा, ये भी एक ये भी एक, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक और एक मतलब कि क्या, एक मान है, खत्म हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, रो और R बराबर, यानी कि ये क्या होता है, तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड, ये रेसिस्टेंस के फॉर्म में ही डिफाइन होता है, लेकिन इसको हम लोग कब डिफाइन करेंगे, जब हम लोग यूनिट लेंथ लेते हैं और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उस केस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, यानी कि रेसिस्टिविटी को। क्लियर है? यहाँ से अगर बात करेंगे इसका मात्रक का, तो इट्स यूनिट, जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझते हैं, R A बाई एल दिख रहा है, R का रेसिस्टेंस का क्या होता है, तो ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ, लंबाई का क्या होता है, मीटर, एक मीटर से एक मीटर यहाँ ऊपर का कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, ओम और इंटू मीटर, यानी इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, किसका, रेसिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ से रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है रेसिस्टेंस के बराबर होता है, तो कब, जब यूनिट लेंथ होगा और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का मान एकांक होगा यानी एक होगा तब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग को हम बताने वाले हैं इस पे क्वेश्चन, यानी रेसिस्टेंस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन जो होगा उसको बनाने के लिए हमको किस किस फैक्टर को ध्यान से देखना होगा, फैक्टर कौन कौन फैक्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको हम समझेंगे, वो सारा चीज़ को हम लोग समझ के फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन अभी आपको हम करवाने वाले हैं, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हम लोग को आना चाहिए रेसिस्टेंस टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर जो है उसका रेसिस्टेंस वो 50 ओम यानी 50 ओम दिया हुआ। ठीक है, इफ इट्स एरिया इज डबल्ड, if its area is doubled, then find its new resistance, करा कि अब इसके एरिया को, क्षेत्रफल को दुगना कर देंगे, तो दुगना करने के बाद आपको बताना है इसकी नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है, जब हम इसके एरिया को दुगना करेंगे, यानी कि जब तार को चौड़ा करेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा,
और समझ में आ रहा है ना, रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस और कम होगा, यानी 50 से कम होगा तो कितना होगा आपको समझना होगा। ये नहीं कि 50 आंसर रेजिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा, डबल करेंगे तो 25, ऐसा कुछ नहीं, समझना होगा कितना होगा। ध्यान समझते हैं, यहां तक हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का जो गिवन है हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस अभी दिया हुआ पहले केस में R1 मान लेते, दिया हुआ कितना 50 ओम। क्लियर है, फॉर्मूला होता है सर R1 अगर है तो उसको लिखेंगे रो और L1/A1, रो इंटू L/A फॉर्मूला होता है, हम पढ़े जस्ट ना, रेजिस्टेंस में क्या पढ़े हम लोग, R इक्वल टू रो इंटू L/A। क्लियर है, अब कह रहा है कि हमको उसके एरिया को दुगना करना है, एरिया को डबल करना है, तो हम लोग देखते हैं कि जब एरिया को डबल करेंगे तो उसको लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं तार था, ठीक है, यही कंडक्टर है मान लीजिए, अब कह रहा है इसका एरिया को दुगना करना है, तो दोनों केस में एरिया को डबल करें, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो है और जो फाइनल वॉल्यूम हो दोनों क्या है, बराबर होगा। यानी तार को खींचने से पहले, यानी एरिया को डबल करने से पहले या डबल करने के बाद जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, उसका आयतन नहीं बदलने वाला है तार का, ठीक है, लंबा करेंगे चौड़ा करेंगे जो भी करेंगे वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा दोनों केस में, यानी कि डबल करने से पहले डबल करने के बाद दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जब वॉल्यूम बराबर है, क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि एरिया इज डबल, यानी इसका एरिया डबल हो रहा है, यानी कि जो एरिया है, जो पहले वाला एरिया, ठीक है ना, यानी जो बाद का एरिया बनेगा वो पहले वाले का यानी कि A1 का क्या होगा, डबल होगा। समझना है इसको, पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया था A1, लंबाई था L1, रेजिस्टेंस था R1, हमको नया वाला निकालना था, तो नया वाला हमको एरिया मिल गया A2, वो कितना एरिया है, तो पहले वाले का डबल है, यानी कि 2A1 के बराबर है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो जो A1 L1 हुआ वो पहले का वॉल्यूम और बाद वाले का कितना हुआ, A2 और L2। क्लियर है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर है, तो A1 L1 बराबर इस A2 के जगह पर हम लोग 2A1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, डबल है इसका, तो 2A1 और इंटू L2, ठीक है, यहां से A1 से A1 कट गया तो L1/2 आ गया नीचे और इक्वल टू कितना, L2। ध्यान से देखेंगे, इसे ये पता चला, क्या पता चला, ध्यान से देखिए, L2 जो होगा, जो नया लंबाई होगा वो L1/2 यानी पहले वाली लंबाई का आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी जैसे ही एरिया डबल करेंगे, क्षेत्रफल को दुगना करेंगे, जैसे क्षेत्रफल को दुगना करेंगे जो लंबाई है पहले वाला का आधा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अब आते हैं, हमको निकालना है सर R2 निकालना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, धीरे धीरे बनाइए, सब समझ में आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे जब देख रहे थे तो क्या दिख रहा है हमको कि R2 जब निकालना है तो सर फॉर्मूला आपको लिखना होगा रो, क्योंकि कांस्टेंट है, रो1 रो2 तो होना नहीं है इसमें। अब L2/A2 आप लिखिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर R1 के लिए L1/A1 लिखे थे, तो R2 के लिए क्या होगा, L2/A2 लिखना पड़ेगा आपको। अब R2 इक्वल टू रो तो लिख दिए, L2 का जो वैल्यू हमको दिख रहा है सर वो L1/2 था, तो आप इसको L1/2 लिख सकते हैं, लिख दिए, बटा A2 का जो वैल्यू है वो 2A1 है, तो कितना हो गया, 2A1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको अलग रखिए, इधर देखिए ध्यान से। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, R2 बराबर रो L1 बटा ये 2 और 2 नीचे में 4A1 हो जाएगा, इससे ध्यान से देखेंगे हो जाएगा ना, 2 और 2 नीचे में 4 हो जाएगा, मैथ तो आता होगा इतना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, R2 इक्वल टू यहाँ से 1/4 कर दिए बाहर, 1/4 आ गया बाहर, कितना बचा यहाँ पर, रो इंटू L1/A1 बचेगा, ऐसे ध्यान से समझिए, रो L1 और A1, 1/4 यहाँ से बाहर कर दिया, बोलेंगे 1 कहाँ से आ गया, तो 1 हर जगह है, लाए कहीं से नहीं है, 1 है ऊपर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, R2 इक्वल टू 1/4 था सर, और इतना का जो वैल्यू है रो L1/A1 का, इतना का वैल्यू क्वेश्चन में देवल था कितना, 50 ओम, 50 ओम क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, दिख रहा है ना। चलिए इसका वैल्यू 50 रख देंगे तो मिलेगा R2 बराबर इतना के जगह 50 था तो 50/4, 2 से कटा 2 बार में 25 बार में, 25/2 मतलब 12.5, 12.5 ओम, यानी नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 12.5 ओम। समझ में आ गया, ध्यान से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि रेजिस्टेंस पहले था 50 ओम, अब उसका जब हम एरिया को डबल किए थे तो क्या हुआ था, एरिया को डबल किए थे तो लेंथ आधा हो गया था, L1/2। कैसे देख लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, जब दोनों का वॉल्यूम बराबर था तो यहाँ से हमको मिल गया ये लेंथ, और नया रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से R2 फाइंड कर लिए इस फार्मूला के हेल्प से। कहीं यहाँ पर नया फॉर्मूला नहीं आया है, यही फॉर्मूला जो पढ़े हैं। तो रेजिस्टेंस में ओवरऑल आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है।
जिसका काम होता है फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करना, अपोज करना, रोकना, ठीक है। और ये जो होता है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, लंबाई पर और एरिया पर। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को मिलाए कांस्टेंट आया क्या, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आप लोग क्लास 10th में भी इसको पढ़े होंगे, क्लास 12 में भी इसको पढ़े हैं, ध्यान से इसको आप समझ लेंगे। ये जो आपका टॉपिक था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी आप देखिए तीसरा वीडियो, जो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख पाए होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो चैप्टर चल रहा है, इससे पहले इस चैप्टर से रिगार्डिंग हम 3 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक जो है हम दे दिए हैं, पहला का, दूसरा का, तीसरा, तीनों वीडियो का इसमें लिंक दिया हुआ है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि जब इसी रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।